बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/22, इसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आज लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे और इसके साथ साथ 2021, 2020 और 2019 की फेब, मार्च और मई, जून ये सारे पेपर्स मैंने पेपर 1, पेपर 2 दोनों के कराए हैं। बल्कि पेपर 1 जो है वो आई थिंक 2017 तक अवेलेबल है। तो इट्स वेरी गुड मटेरियल फॉर प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम्स भी बिल्कुल करीब हैं, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट। Nepali has provided the following information for the year ended 31st July 2019। नेपाली ने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रेवेन्यू उसने दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है एंड ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। कैश सेल्स आर 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू। जो कैश सेल्स हैं वो टोटल रेवेन्यू 10% है। कैश परचेजेज आर 25% ऑफ टोटल परचेजेज और कैश परचेजेस जो है वो 25% है टोटल परचेजेस का। ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है 20% आपको। यानी ये जो रेवेन्यू है, अगर इस रेवेन्यू के ऊपर मैं इस ग्रॉस मार्जिन को अप्लाई करूँ 20% के ग्रॉस मार्जिन को, तो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% 150,000 होता है। 150,000 अगर आप 750 में से माइनस कर दें तो 600,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई है। उसके बाद परचेजेस की फिगर इसके अंदर गायब है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 30,000 है। इसको आप लिख लें, इसमें ऐड करें परचेजेस। ये परचेजेस हमें पता नहीं है, तो ये आ जाएगा टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स की फिगर भी नहीं पता है, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दी हुई है अलबत्ता हमें 50,000। तो जो फिगर आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी हमने निकाली है 600,000। अब रिवर्स वर्किंग अगर मैं करूं तो 600,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो ये आपके पास आई। तो इसका मकसद है इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो 650,000 यहाँ पर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स था, उसमें से 50,000 का आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करी तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। और ये जो 650,000 है ये कब आया, जब इन दोनों को आपने प्लस किया। तो 650,000 में से अगर मैं 30,000 को माइनस कर दूं तो 620,000, इसका मकसद है 620,000 जो है ये परचेजेस है। और ये परचेजेस है तो सही, लेकिन जो टोटल परचेजेस हैं उसका जो क्रेडिट परचेजेस हैं आपकी, कैश परचेजेस आर 25%। तो इसका मकसद है जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो 75% है। ये 75% अगर मैं इसका निकालूं तो 465,000 बनता है। ये आपने निकाल लिया, ये आपके पास आ जाता है जनाब क्रेडिट परचेजेस आपने निकाल ली, ओपनिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री दी भी थी, ग्रॉस मार्जिन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आप निकाल लिए। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका क्या होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसके अंदर प्लस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 40,000 एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास। आप पूछेंगे ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली जो सवाल है आपका, आप नीचे देखेंगे कि सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है। आगे कहता है निभाले स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म्स विद बोथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स आर 30 डेज के। कस्टमर इससे जो पैसे आते हैं वो भी 30 डेज में आते हैं और सप्लायर्स को जो पेमेंट करते हैं वो भी 30 डेज में हम करते हैं।
इन्वेंट्री एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर इज 15 डेज। इंडस्ट्री का जो एवरेज टर्नओवर है कि इन्वेंट्री जो बिकती है वो 15 डेज में बिकती है। एक्चुअली ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस जिसे आप कहते हैं, उससे रिलेट करता है ये सवाल। आप देखिए रिक्वायर्ड वे में कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज मालूम करें कि मैंने सिलेबस आपसे बार बार मैं कहता हूँ जब पढ़ाता हूँ, इसको देखते रहा करें ताकि फार्मूला पता चले। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का फार्मूला ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर बराबर है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। एवरेज इन्वेंट्री आपने देखा है 40,000 निकाली है, अभी हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं फिगर, इसीलिए मैंने निकाली थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 600,000 की अभी आपने निकाली है खुद, एंड मल्टीप्लाइड बाय 365। तो आप सिंपल सिंपल ये निकाल लें, एवरेज इन्वेंट्री 40,000 डिवाइडेड बाय 600,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365, 24.34 आपका आता है। 24.34 डेज जिसे हम कहते हैं कि इतने दिन लगते हैं। इसको राउंड ऑफ करें तो आप 25 के अंदर भी ले जा सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ भी देख लेते हैं ताकि आपके पास जो पेपर्स हैं आप प्रैक्टिस के लिए आसानी हो। 24 आ गया। देखिए 40,000 को डिवाइड किया 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 365, तो राउंड ऑफ करके वही जैसे 24.34 मेरे पास आया है। 24.34 का मकसद है, मैं भी इसको 25 कर देता हूँ। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर 15 डेज है, जब वेयर इज हमारे पास जो इन्वेंट्री टर्नओवर में टाइम लग रहा है वो 25 डेज का लग रहा है। तो अपेरेंटली इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारी जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो बेहतर नहीं है। अगला देखें क्या कहता है आपसे, कहता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज मालूम करें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का फार्मूला है ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। तो ट्रेड रिसीवेबल को डिवाइड करेंगे क्रेडिट सेल्स से। अब यहाँ एक मामला है कि जो सेल्स आपकी दी हुई है, ये सेल्स आपकी रेवेन्यू है, इसके अंदर कैश सेल्स जो है, इसीलिए इसने ये फिगर दी थी। कैश सेल्स इसका 10% है। तो मैं अगर इसका 10% निकालूँ यहाँ पे कैश सेल्स, तो 75,000 बनता है। 75,000 750,000 में से माइनस कर दें तो 675,000 आपके पास आएगा। 675,000 एक्चुअली आपकी क्रेडिट सेल्स है और ट्रेड रिसीवेबल आपका दिया हुआ है सवाल में 65,000। तो 65,000 डिवाइडेड बाय 675,000 मल्टीप्लाइड बाय 365 हम देख कर आ रहे हैं। तो 36 डेज आपके लगते हैं रिसीवेबल से पैसा आने में। वेयर इज़ इंडस्ट्री, वेयर इज़ आपका जो मार्केट है, स्टैंडर्ड टर्म आपकी ये थी कि कस्टमर को 30 डेज़ में पेमेंट कर देनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर रहा है, वो 36 डेज़ में पेमेंट कर रहा है। तो ये इंडिकेटर भी आपका अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि जो टर्म आपकी तय है उसके हिसाब से भी पैसा आपको नहीं मिल रहा है। अगला देखें, अगला क्या कहता है आपसे, अगला कहता है कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर इन डेज। ट्रेड पेएबल टर्नओवर इन डेज का फार्मूला क्या होता है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर इन डेज का फार्मूला है ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। मैं अभी क्रेडिट परचेजेस आपके सामने निकाल कर आया हूँ। आपने देखा था 465 की क्रेडिट परचेजेस हमने निकाली है अभी। $465 की क्रेडिट परचेजेज है और ट्रेड पेबल है 31,850। 31,850 को ऊपर रखें, 465 को नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 365। 25 डेज आ गए। देखिए अगेन फिर 25 डेज इसलिए कि आपसे ये टर्म्स थी उसकी कि आप 30 डेज में पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कस्टमर से आप पैसा ले रहे हैं लेट, पैसा लेट आ रहा है, और जो सप्लायर्स हैं उनको आप पैसा जल्दी दे रहे हैं। तो दोनों इंडिकेटर आपके ख़राब हैं। ये आपके पास निकाल दिया आपने। उसके बाद क्या कहता है आगे आपसे, ये 3 कैलकुलेशन उसने मांगी थी आपसे। कहता डिस्कस द लिक्विडिटी ऑफ नेपालीज बिजनेस बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पे आप निकालें, वो मैं आपको बता के आ रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेट्स दैट इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन द इंडस्ट्री एवरेज। वो 15 था, हमारा 25 आया था। 25 डेज में हम टर्नओवर करते हैं, तो अपेरेंटली ये सही नहीं था।
रिजल्टिंग इन डिले इन रिसीट्स ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से इन्वेंट्री ज़्यादा देर में बिकेगी तो पैसा भी फिर ज़्यादा देर में आएगा। दिवालीज कस्टमर आर टेकिंग 6 days ओवर द क्रेडिट टर्म्स टू सेटल दियर अकाउंट्स, 6 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। 30 days की हमारी टर्म थी, 36 days हमने निकाला था, ये देखें आपके सामने हम 30 days 6 days निकाल कर आ रहे हैं, तो 6 days जो है वो ज़्यादा है। एंड दिवाली इज पेइंग इज सप्लाइज 5 days अर्ली, 5 days पहले, 25 days में पे कर रहे हैं, वेर 30 days में पेमेंट करनी थी, तो 5 days पहले पेमेंट कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन कैश लीविंग द बिजनेस बिफोर सेटलमेंट इज रिसीव, यानी सेटलमेंट से पहले ही कैश आपके पास से जा रहा है। ओवरऑल निबालीज एफिशिएंसी रेशियोज इंडिकेट पुअर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आपकी सही नहीं है, इन्वेंट्री में पैसा स्टक अप हुआ है, कस्टमर से पैसा लेट आ रहा है, सप्लायर को जल्दी देना है, तो लिक्विडिटी आपकी फारिग हो गई है। चले जी आगे आते हैं। आइडेंटिफाई 3 ड्रॉबैक्स ऑफ ए बिजनेस ऑफ होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री, टू मच इन्वेंट्री जब आप रखते हैं, सवाल खत्म हुआ, तो क्या ड्रॉबैक्स होंगे? थेफ्ट हो सकती है, स्टोरेज स्पेस चाहिए, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ेगा, अगर आग वगैरह लग जाती है तो वो इंश्योरेंस की कॉस्ट अलग है। ऑब्सोलीसेंस का मकसद है ऑब्सोलीट हो रही है इन्वेंट्री, कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ उनकी शेल्फ लाइफ होती है, अगर वो ख़त्म हो गई तो वो ऑब्सोलीसेंस आ जाएगी, डैमेज हो सकती है इन्वेंट्री। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के यही पैसा आप कहीं और लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, तो यहाँ पैसा आपका स्टकअप हुआ है। तो ये सवाल था इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।